पौड़ी गढ़वाल सीट बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। उस रैली में बड़ी भीड़ जुटी, वही मंच था और वही मैदान था। उनको दोबारा अपनी सोच पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा। कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक उस मंच पर नहीं था। मत भूलिए कि ये पौड़ी गढ़वाल सीट है, ये ठाकुर बहुल सीट ही नहीं है, ये सैन्य बहुल सीट भी है। पौड़ी के रामलीला मैदान में किसी जमाने में गणेश गोदियाल रामलीला में रोल अदा करते थे। वहां नामांकन रैली के जरिए वो एक नायक के तौर पर नजर आए। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। तो जिस तरह का दमखम गणेश गोदियाल ने दिखाया, उसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि पौड़ी गढ़वाल सीट बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है, या फिर इसे इस नजरिए से देखना शुरू कर दिया जाए कि पौड़ी गढ़वाल सीट में अगर ऐसे ही चलता रहा, गणेश गोदियाल का जादू इस तरह लोगों पर चढ़ने लगा, तो क्या बीजेपी वहां शिकस्त खा जाएगी? क्या ये नौबत इस स्थिति की भी आ सकती है? सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब जिस तरह से 26 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भरा और नामांकन के बाद जो रैली हुई, उस रैली में बड़ी भीड़ जुटी और ये कहा जाने लगा कि अनिल बलूनी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सिर्फ लोग ही नहीं आए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं आए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई दिग्गज मंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे और भारत सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची हुई थी। तो लोगों ने कहा कि कंफर्टेबली अनिल बलूनी सीट पर जीत फतह कर लेंगे। लेकिन उससे ठीक 24 घंटे बाद वही मंच था और वही मैदान था, लेकिन जब गणेश गोदियाल भीड़ लेकर पहुंचे तो जो 24 घंटे पहले जो राय बनाकर बैठे थे कि अनिल बलूनी बहुत आगे हैं, उनको दोबारा अपनी सोच पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा। क्योंकि गणेश गोदियाल के मंच पर तो जो भी थे वो पूर्व थे, चाहे फिर वो पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हो, शूरवीर सिंह सजवाण हो, पूर्व विधायक मनोज रावत हो या दूसरे नेता हों। कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक उस मंच पर नहीं था। यहां तक कि प्रदेश प्रभारी या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष जैसे चेहरे भी नहीं थे। लेकिन सामने जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी अनिल बलूनी की जो भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। यही वजह है कि मंच पर जब स्टार प्रचारक नहीं थे तो गणेश गोदियाल ने ठेठ गढ़वाली अंदाज में कहा कि मेरे स्टार प्रचारक मेरे सामने हैं, उत्तराखंडी और गढ़वाली ही मेरा स्टार प्रचारक है। जिस तरह से गणेश गोदियाल मुद्दों को छू रहे हैं और अनिल बलूनी को बाहरी प्रत्याशी या दिल्ली वाला साबित करने की रणनीति पर चल रहे हैं, और जिस तरह से वो अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि मत भूलिए कि ये पौड़ी गढ़वाल सीट है, ये ठाकुर बहुल सीट ही नहीं है, ये सैन्य बहुल सीट भी है। यहाँ के सर्विंग सेना में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे रिटायर्ड फौजी हैं, और उससे कहीं ज्यादा युवा वोटर वो है जो सेना में जाने के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहा है। यानी उस वोटर तबके को छूने की गणेश गोदियाल ने अपने अंदाज में कोशिश की, और बीच बीच में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का भी वो तड़का लगा रहे थे उनके गीतों के जरिए। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से गणेश गोदियाल इस चुनाव को 1982 का प्रसिद्ध जो उपचुनाव हुआ था, जिसको कहा जाता है कि वो एच.एन. बहुगुणा वर्सेस इंदिरा गांधी का चुनाव था। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, एच.एन. बहुगुणा उनकी पार्टी को छोड़ करके यानी कांग्रेस को छोड़ के मैदान में उतरे थे। क्या उस तरह की शक्ल देने की कोशिश गणेश गोदियाल इस चुनाव को कर रहे हैं? बहुत सारे राजनीतिक पंडित इसको इसी नजरिए से देख रहे हैं, और उनका यह आकलन भी है कि जिस तरह से 4 सीटों पर भले वो लड़ाई कांटे की कांग्रेस नजर नहीं आ रही हो बीजेपी के मुकाबले, लेकिन इस सीट पर मुकाबला कांटे का है। और गणेश गोदियाल जिस तरह से खुद को आम पहाड़ी, आम गढ़वाली के तौर पर पेश कर रहे हैं, उस पब्लिक पल्स पर अनिल बलूनी अभी उस तरह से हाथ नहीं रख पाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक तरह का आकलन हो सकता है, क्योंकि तस्वीर के दोनों पहलू देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि गणेश गोदियाल के सामने जो स्थिति है, उनके रास्ते के जो कांटे हैं, उन पर भी विचार करना होगा। क्योंकि भीड़ एक रैली में ज्यादा संख्या में हो जाना एक बात है, हो सकता है क्योंकि जो पौड़ी क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से राठ क्षेत्र का प्रभाव है और वहां जो गणेश गोदियाल का प्रभाव है, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके लिए उस
जगह बड़ी भीड़ बुलाना उतना मुश्किल काम नहीं था। उनके समर्थन में लोग निकल करके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है वो 14 विधानसभाओं का क्षेत्र है। रामनगर कुमाऊं की सीट उसके अंदर है, तो टिहरी गढ़वाल की टिहरी जिले की 2 सीटें नरेंद्र नगर और देवप्रयाग भी उसके हैं, और उसके अलावा चमोली की 3 सीटें, रुद्रप्रयाग जिले की 2 सीटें, उसके बाद पौड़ी जिले की 6 सीटें, यानी कि बड़ा संसदीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आज 14 विधायकों में एक भी विधायक कांग्रेस का झंडा उठाने वाला 14 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। यह गणेश गोदियाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अकेले राजेंद्र भंडारी 2022 में 14 में से एक विधायक जीतकर कांग्रेस का आया था, लेकिन आज वो भी बीजेपी के मंच पर हैं। मनीष खंडूड़ी 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नजर आए थे। तीरथ सिंह रावत से उन्होंने लोहा लिया था, हालांकि वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। वो इस बार भी चुनावी तैयारी कर रहे थे, और जिस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग अब गणेश गोदियाल कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लगातार मनीष खंडूड़ी भी उठा रहे थे, लेकिन मनीष खंडूड़ी भी अब बीजेपी कैंप में हैं। तो आप समझ सकते हैं गणेश गोदियाल के रास्ते कि किस तरह की दुश्वारियां सामने आ रही हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती गणेश गोदियाल के सामने है वो यही है कि जो स्टार प्रचारकों की इमोशनली ये दाव हम जरूर खेल सकते हैं कि जो जनता मेरे सामने है वही मेरी स्टार प्रचारक है, लेकिन आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में उतरते हैं, पिछले कम से कम 2 लोकसभा चुनावों में तो हमने देखा जिस तरह से वो गढ़वाली में भाई बहनों करके एक संबोधन करते हैं, उसके बाद जो कनेक्ट उनका देखने को मिलता है पूरे पहाड़ में, वो कनेक्ट बनाने की क्षमता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी स्टार हो, कैंपेनर हो, वो उस तरह का कनेक्ट नहीं बना पाता। ये चुनौती गणेश गोदियाल के सामने होने वाली है। उसके अलावा अनिल बलूनी को जिस तरह से लगातार दिल्ली वाला या बाहरी प्रत्याशी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश गणेश गोदियाल अपने बयानों से, अपनी रणनीति से कर रहे हैं, उसमें शुरुआती सफलता उन्हें जरूर मिल सकती है, लेकिन अनिल बलूनी भी बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से राज्यसभा के सांसद के नाते आए दिन अनिल बलूनी केंद्र के मंत्रियों से मिलकर कुछ ना कुछ उत्तराखंड को लेकर, खास तौर पर गढ़वाल क्षेत्र को फोकस करके, शायद उनके जहन में बहुत पहले से रहा होगा, यहां पे अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने का इरादा उनका रहा होगा। लगातार कुछ ना कुछ करते रहते थे, चाहे फिर दिल्ली कोटद्वार, दिल्ली देहरादून, दिल्ली हल्द्वानी को लेकर ट्रेन, जनशताब्दी आदि ट्रेनें चलवाना रहा हो, या फिर अभी हाल में आपने देखा होगा कि अपने चुनाव के अभियान का आगाज करने से पहले अनिल बलूनी देश के जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर जिस तरह से जो एक आधुनिक तारामंडल की स्थापना कराते हैं, माउंटेनिंग म्यूजियम की स्थापना कराते हैं, ये बताता है कि अनिल बलूनी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले इमोशनली माहौल बनाने की गणेश गोदियाल जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह बलूनी ने उनको मुंबई वाला दिखाने की कोशिश की है, वो एक तरह से उनके दिल्ली वाला जो उन पर दाव था उसका काट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे कांग्रेस के लिए इस चुनाव में है, जिनको लगातार गणेश गोदियाल उठा रहे हैं, वो मुद्दे यही है कि किस तरह से यूके SSS का मसला वो बार बार उठा रहे हैं, किस तरह से पेपर के नकल हुई और किस तरह से पेपर चोरी जैसे मामले सामने। उसके अलावा अग्निवीर योजना, अग्निपथ वाले इशू को भी लगातार गणेश गोदियाल हर अपनी भाषण में उसको मुद्दा बना रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और पलायन के मसले को वो लगातार उठा रहे हैं। उसके अलावा अंकिता भंडारी प्रकरण को तो लगातार उठा ही रहे हैं। लेकिन अनिल बलूनी के पक्ष में चीजें ये है कि वो जिस तरह से पहाड़ में पहले से काम करते रहे हैं, केंद्र में अपने संपर्कों का फायदा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को दिलाने की वो कोशिश करते नजर आए, चाहे फिर डोपलर रडार का मसला हो, ट्रेनों का मसला हो, और खास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, क्योंकि 1982 में इंदिरा गांधी की उस तरह से गढ़वाल को लेकर वो भूमिका नहीं थी। जो पिछले 10 सालों में कम से कम गढ़वाल का वोटर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो कनेक्ट महसूस करता है, क्योंकि जो दोनों धाम बड़े धाम है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, दोनों ही धाम इसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। उनको लेकर जिस तरह से चाहे रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे चारधाम रोड प्रोजेक्ट हो, इन पर जो काम हो रहा है वो काम कहीं के अनिल बलूनी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है उसकी सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। गणेश गोदियाल को शुरू में हल्का में लिया जा रहा था, लेकिन गणेश गोदियाल ने जिस तरह से गढ़वाली अस्मिता के सवाल को आगे बढ़ा करके अपनी चुनावी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया, उसके बाद अब बीजेपी कॉरिडोर्स में ये चीज मानी जाने लगी है कि बाकी सीटों के मुकाबले ज्यादा फोकस इस सीट पर करना पड़ेगा। लेकिन अनिल बलूनी के पक्ष में भी बहुत सारी चीजें जाती है, क्योंकि गढ़वाल के वोटर के साथ ये कि इस सीट का इतिहास है कि यहां से एचएन बहुगुणा से लेकर जनरल खंडूड़ी से लेकर के सतपाल महाराज से लेकर बहुत दिग्गज चेहरे इस लोकसभा क्षेत्र से निकले हैं, और यहां की जनता जानती है कि गणेश गोदियाल को आगे करने के मायने क्या हैं, अनिल बलूनी को आगे करने के मायने क्या हैं। वोटर बेहद अच्छे से समझता है कि इन
दोनों चेहरों में से किसको आगे करने से क्या लाभ मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें गणेश गोदियाल ने अपने पक्ष में करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी अनिल बलूनी के पक्ष में खड़े हैं। और जिस तरह से वो लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में टूरिज्म की बात करते हैं, ग्वालदम की बात करते हैं, लैंसडौन को और नई पहचान दिलाने की बात करते हैं, पौड़ी के टूरिज्म की बात करते हैं, रेल टूरिज्म की बात करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अनिल बलूनी को बढ़त दिलाते हैं। लेकिन गणेश गोदियाल ने भी पूरी बाजी को पलटने के लिए जो प्रयास किए हैं वो भी काबिले तारीफ हैं। कुल मिलाकर गढ़वाल का चुनाव है वो देखना दिलचस्प हो गया है, उस पर सबकी नजर रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आने वाले कुछ दिनों बाद आईडीपीएल ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिहरी, पौड़ी यानी गढ़वाल और हरिद्वार के वोटर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब श्रीनगर और कोटद्वार में दिखाई देंगे, उसके बाद किस तरह से सियासी समीकरण बदलते नजर आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर गढ़वाल में चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। द न्यूज़ अड्डा के साथ जुड़े रहिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।